नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य है 4 अप्रैल 2026 के सबसे महत्वपूर्ण 60 टॉपिक्स का मतलब एकदम स्लाइड दर स्लाइड विस्तृत विश्लेषण करना। जी बिल्कुल। और हम यहाँ सिर्फ हेडलाइंस पढ़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। इस डीप डाइव में हम इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर स्पेस टेक और जो स्टेट फाइनेंस है, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए आज की पहली महत्वपूर्ण चर्चा से शुरुआत करते हैं। आज 4 अप्रैल है और इस दिन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन घोषित किया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल विषय है। वही मैं सोच रही थी, मतलब जब हम युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर मिसाइलों या फाइटर जेट्स की चर्चा होती है, पर मुझे ये समझना है कि युद्ध खत्म होने के दशकों बाद भी जो ये लैंडमाइंस हैं या जिन्हें हम एक्सप्लोजिव रेमनेंट्स ऑफ वॉर यानी ERW कहते हैं, ये किसी देश के विकास के लिए एक जमीन के नीचे छिपे हुए स्थायी दुश्मन की तरह काम कैसे करते हैं। देखिए, ये जो आपने स्थायी दुश्मन कहा ना, एकदम सटीक शब्द है। इसका मुख्य फोकस 3 चीज़ों पर होता है। पहला है माइंड क्लियरेंस, दूसरा विक्टिम असिस्टेंस और तीसरा है रिस्क एजुकेशन। अच्छा, तो सिर्फ बम हटाना ही काफी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बम हटाना यानी माइंड क्लियरेंस तो पहला कदम है, पर जो लोग इन विस्फोटों का शिकार हुए हैं उनका पुनर्वास करना यानी विक्टिम असिस्टेंस भी उतना ही जरूरी है। और रिस्क एजुकेशन का मतलब है आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरों के प्रति जागरूक करना। समझ गए। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो ऐसे कौन से देश हैं जो आज भी इस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है अफगानिस्तान, कंबोडिया और अंगोला। हम्म मतलब इन देशों में युद्ध खत्म हुए सालों बीत गए, लेकिन आज भी एक किसान अपने खेत में हल चलाते हुए सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। बाप रे, तो बहुत भयावह स्थिति है। बिल्कुल। और एग्जाम के नजरिए से देखें तो इसे सिर्फ डिफेंस का विषय मत मानिए। ये सीधे तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट और IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जब तक जमीन सुरक्षित नहीं होगी, कोई भी विदेशी निवेश या विकास प्रोजेक्ट वहां सफल नहीं हो सकता। सही बात है। और जब हम जमीनी और भौगोलिक खतरों से निपटने की बात कर ही रहे हैं, तो अब चलते हैं भारत के उन राज्यों की ओर जहां की कठिन भौगोलिक स्थिति ही मतलब विकास में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। हाँ, आप हिमालयी राज्यों की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार ने हाल ही में SASCI फ्रेमवर्क यानी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत एक नया प्राइड ऑफ हिल्स कंपोनेंट लॉन्च किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इसमें 25,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 25,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तो ये योजना एक तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह लगती है। मतलब इसमें जो 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन का कॉन्सेप्ट है, वो इन राज्यों के कमजोर रेवेन्यू बेस को आखिर कैसे मजबूत करता है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें हिमालयी राज्यों की 4 मुख्य चुनौतियों को देखना होगा। पहली सब चुनौती है उनका कठिन भूगोल। दूसरी है कम पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, क्योंकि लोग दूर दूर बसे होते हैं वहाँ। बिना किसी आर्थिक दबाव के लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स बनाने की आजादी देता है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है ये। और अगर हम लाभार्थियों की बात करें तो इसमें 8 राज्य शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम। जी, ये सभी राज्य इसका हिस्सा हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि इस पूरे आवंटन में सबसे अधिक हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को मिला है। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? बिल्कुल है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा फंड मिलना सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं है। इसका सीधा संबंध हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे से है। इसलिए परीक्षा के नजरिए से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो कठिन भूगोल हमेशा कमजोरी नहीं होती है ना। यदि सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो बंजर रेगिस्तान भी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, जैसा कि हमारी अगली रिपोर्ट दर्शाती है। हाँ, राजस्थान की बात कर रही हैं आप। बिल्कुल। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार राजस्थान
अब रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल में देश में पहले स्थान पर है। ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ मैं परीक्षार्थियों को एक एग्जाम ट्रैप के प्रति सचेत करना चाहूंगी। देखिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और पोटेंशियल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या आप इस तकनीकी अंतर को थोड़ा डिकोड करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे? बहुत ही सही पॉइंट उठाया आपने। देखिए, पोटेंशियल का मतलब है कि उस राज्य के पास कितनी भौगोलिक क्षमता है। मतलब अगर वो अपने सारे संसाधन लगा दे तो कितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है। वहीं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है कि आज की तारीख में वास्तव में कितने सोलर पैनल या विंड टरबाइन लग चुके हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब राजस्थान अभी पोटेंशियल में नंबर 1 हुआ है? जी, और इसके पीछे उनकी भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ है। जो थार डेजर्ट है वो सोलर एनर्जी के लिए एक वरदान है, और जो उनके वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैं वो विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो सोलर एनर्जी में अभी राजस्थान और गुजरात दोनों लीडर्स हैं, और भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी तो है इससे जुड़ा हुआ। बिल्कुल, भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करना। ये आंकड़ा एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, इसे याद रखें। सही कहा। तो जिस तरह राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों या पोटेंशियल को ऊर्जा में बदल रहे हैं, उसी तरह सरकारें अपने वित्तीय क्षमता का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों, विशेषकर बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए कर रही हैं। आप दिल्ली सरकार की नई योजना की बात कर रहे हैं ना? जी, दिल्ली सरकार ने दिल्ली लखपति बिटिया योजना नाम से एक नई स्कीम लागू की है। इस योजना ने 2008 की पुरानी लाडली योजना को रिप्लेस कर दिया है। ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। मैं भी यही सोच रही थी। मतलब एक सामान्य वेलफेयर स्कीम को सीधे लखपति लक्ष्य के साथ जोड़ने से एक परिवार की आर्थिक मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? शब्द बहुत मायने रखते हैं ना? बिल्कुल। जब आप किसी योजना का नाम लखपति बिटिया रखते हैं तो आप सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, आप एक एस्पिरेशन दे रहे हैं। ये परिवार की सोच बदलता है कि बेटियां बोझ नहीं हैं। अगर हम इसके फैक्ट्स की बात करें तो 30 मार्च 2026 को इसका गैजेट नोटिफिकेशन आया था, और इसे लागू 1 अप्रैल 2026 से किया गया है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका लॉन्च स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया है। अरे वाह, तब तो ये एग्जाम के लिए और भी जरूरी हो जाता है। इसके बेनिफिट्स कैसे काम करते हैं? इसमें एक मुश्त पैसा नहीं मिलता। इसमें 56,000 रुपए की फेज्ड असिस्टेंस यानी चरणबद्ध सहायता मिलती है। जैसे जैसे बच्ची स्कूल के अलग अलग चरणों में जाती है, पैसा मिलता है। अच्छा, ताकि परिवार उसकी पढ़ाई बीच में ना छुड़वाएं। एकदम सही। और जब बच्ची 18 साल की होती है तो मैच्योरिटी पर उसे 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिलती है। लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो होगा। जी हाँ। पहली शर्त है कि परिवार की इनकम लिमिट 1,20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, ये योजना अधिकतम 2 बेटियों तक ही सीमित है। और इसे लागू कौन कर रहा है? इसे दिल्ली का विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लागू कर रहा है, और इसके लिए शुरुआती बजट 128 करोड़ रुपए रखा गया है। चलिए, नागरिकों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना तो एक पहलू है, लेकिन आज के युग में उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना भी उतना ही जरूरी है, खासकर उन क्षेत्रों में जिनकी हमने अभी प्राइड ऑफ हिल्स में चर्चा की थी। आप मेघालय और स्टारलिंक वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। मेघालय सरकार और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बीच एक नया कोलैबोरेशन हुआ है। ये स्पेस टेक और कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। सच में। मैं जब एलईओ यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये एक तरह से आसमान में लगे अदृश्य सेल टावर्स की तरह हैं, जो उन पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट पहुंचाते हैं जहां केबल बिछाना असंभव है। आपने बहुत अच्छा एनालॉजी दिया। देखिए, जो पारंपरिक सैटेलाइट्स होते हैं वो धरती से बहुत दूर होते हैं, जिससे इंटरनेट में लैटेंसी बहुत ज्यादा होती है। मतलब डेटा पहुंचने में समय लगता है। हाँ, जिससे इंटरनेट स्लो हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो एलईओ सैटेलाइट्स हैं ये पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं, इसलिए इनमें लेटेंसी कम होती है और हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। मेघालय जैसे रिमोट और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये एक गेम चेंजर है। और अगर हम स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में स्टारलिंक को 2025 में लाइसेंस मिला था। जी, इसे आप सिर्फ इंटरनेट मत समझिए, ये डिजिटल इंक्लूजन है। मतलब देश के आखिरी कोने तक डिजिटल विकास को पहुंचाना। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आम जनजीवन, विकास तभी संभव है जब कानून व्यवस्था मजबूत हो। सही बात है। सुरक्षा सबसे पहले आती है।
और यही हमें हमारे अगले विषय देश के सर्वोच्च पुलिस सम्मान की ओर ले जाता है। हाल ही में ओडिशा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है, जिसे निशान भी कहा जाता है। ये राज्य पुलिस बलों के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण होता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात समझनी है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इस हाईएस्ट नेशनल ऑनर के क्राइटेरिया में अब डिजास्टर मैनेजमेंट को शामिल करना, मतलब आज के समय में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? देखिए, जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्राकृतिक आपदाएं बहुत बढ़ गई हैं। जब भी बाढ़ या साइक्लोन आता है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? स्थानीय पुलिस, सही कहा। बिल्कुल। एनडीआरएफ तो बाद में आती है। ओडिशा पुलिस हर साल साइक्लोन का सामना करती है। उत्तराखंड पुलिस बाढ़ और लैंडस्लाइड्स में लोगों की जान बचाती है। इसलिए अवार्ड क्राइटेरिया में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोफेशनल एक्सीलेंस को जोड़ा गया है। और उत्तराखंड पुलिस के लिए तो ये और भी खास है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि उत्तराखंड को ये सम्मान उसके सिल्वर जुबली ईयर में प्राप्त हुआ है। जी हाँ, 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सम्मान मिलना उनके मनोबल को बहुत बढ़ाएगा। और स्टैटिक जीके के लिए याद रखें, ये सम्मान मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आंतरिक सुरक्षा में उत्कृष्टता की बात करने के बाद अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सेना के उच्च नेतृत्व में हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं। आप नए वीसीओएस की नियुक्ति की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। 1 अप्रैल 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी वीसीओएस का पदभार संभाला है, जो कि इंडियन आर्मी का दूसरा सबसे बड़ा पद है। हाँ, लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है उनका बैकग्राउंड। वो एक आर्मर्ड कॉर्प्स अधिकारी हैं, मतलब टैंक वॉरफेयर यूनिट से आते हैं। तो एक टैंक यूनिट के अधिकारी का अनुभव आज की आधुनिक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कैसे काम आता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आर्मर्ड कॉर्प्स का मतलब ही है गति, आक्रामकता और तुरंत फैसले लेना। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 1986 में कमीशन हुए थे। अच्छा, मतलब काफी लंबा अनुभव है। लंबा अनुभव है। उन्होंने डेजर्ट वॉरफेयर यानी रेगिस्तानी युद्ध और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी काम किया है। और वीसीओएस बनने से ठीक पहले वो सदर्न कमांड के जीओसी इन सी थे। तो जब ऐसा ग्राउंड और कमांड लेवल का अनुभव सेना मुख्यालय में आता है, तो नीतियां ज्यादा मजबूत बनती हैं। बिल्कुल। उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में वो आक्रामकता और ग्राउंड रियलिटी की समझ साफ दिखाई देगी। और वैसे उन्होंने जिनकी जगह ली है वो हैं पुष्पेंद्र पाल सिंह। ये नाम भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। हाँ, इसे जरूर नोट कर लें। और आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो ये भी एक स्टैटिक फैक्ट हो गया। जी। आज की चर्चा बहुत ही डायनामिक रही। अगर मैं एक अंतिम विचारणीय बिंदु श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूं तो वो ये है कि आज की डीप डाइव में हमने जो कुछ भी देखा, जी, कैसे मेघालय में अंतरिक्ष की तकनीक स्टारलिंक का इस्तेमाल हो रहा है, राजस्थान के रेगिस्तान की धूप कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में बदल रही है, और सीमाओं की सुरक्षा के लिए नए वीसीओएस का रणनीतिक अनुभव काम आ रहा है। बिल्कुल, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एकदम सही। ये सब अलग अलग विषय होते हुए भी एक मजबूत और विकसित भारत की एक ही कड़ी का हिस्सा है। तो परीक्षार्थियों को इन सभी विषयों को आपस में जोड़कर, मतलब कनेक्ट द डॉट्स करके देखना चाहिए। इससे मेंस परीक्षा के आंसर्स में बहुत गहराई आती है। बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।